नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, उठता रहा होगा कि शिवसेना टूट गई, 2/3 एमएलए चले गए, अब 2/3 से ज्यादा एमपी भी चले गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि जो नेता है इनका, यानी एकनाथ शिंदे, वो जब भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये उसी के साथ गए हैं। और तकनीकी रूप से भी और दूसरे एस्पेक्ट से भी शिवसेना के 2/3 एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। और आज हालत ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी दूसरी बन गई है शिवसेना की। उसके नेता भी एकनाथ शिंदे बन गए हैं। संजय राउत अभी भी पहले की तरह इन सबको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे जब पार्टी टूट रही थी, जब एमएलए टूट रहे थे, जब सांसद भी उनको खुल करके ये सलाह देने लगे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस लौटिए, उन्हीं के साथ गठबंधन बनाइए, उन्हीं के साथ सरकार बनाइए। और उद्धव ठाकरे किसी की सुन नहीं रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि उद्धव ठाकरे सुन नहीं रहे थे या उन्होंने कोशिश की थी? जो मीडिया में सूचना आ रही है, और ये कहीं और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबियों के पास से एक खबर आ रही है कि 20 जून को जब विधान परिषद के चुनाव में भी जमकर के क्रॉस वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलसी, 5 विधायक जीत गए और कांग्रेस का एक हार गया, जब उद्धव ठाकरे को 21 जून की सुबह पता चला कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहुत सारे विधायकों ने बगावत कर दी है, तो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया। अपने पूर्व सहयोगी, पूर्व मंत्री के जरिए देवेंद्र फडणवीस को लाइन पर लिया और उनसे बातचीत की। ये बातचीत क्या थी, बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को ये कहा कि शिवसेना को टूटने से बचाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मुझसे नाराजगी है तो मुझसे निपट लीजिए, पर शिवसेना को एकजुट बने रहने दीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने उनको सलाह दी कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करिए। चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने उन दोनों को भी संपर्क किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कर्मा कर्मा सामने आता है आपके। उद्धव ठाकरे उस दिन बेबस खड़े हुए थे,
पार्टी को, विधायक दल को टूटते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जरा याद करिए 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने जब इनको फ़ोन कॉल किए थे, बात करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, इनकी चुप्पी तोड़ने के लिए, इनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए, तो ये देवेंद्र फडणवीस का भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कोई सकारात्मक जवाब देने को तैयार नहीं थे। तो अगर आज देवेंद्र फडणवीस ने उनको टका सा जवाब दे दिया कि बहुत देर हो चुकी है उद्धव ठाकरे साहब, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी अगर उनका फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, तो ये इनके कर्म हैं जो 2.5 साल बाद इनके सामने आए हैं। इतना ही नहीं, रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी, उन्होंने कुछ शिवसेना नेताओं को एकनाथ शिंदे के पास मैसेज लेकर के भेजा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे के जो पीए हैं, वो तो सूरत तक गए ही थे, होटल के बाहर खड़े रहे थे। शुरू में एकनाथ शिंदे उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की, और तब ये खबरें चली, ये दावे किए गए, संजय राउत की तरफ से भी दावे किए गए थे कि एकनाथ शिंदे से नार्वेकर ने बात कराई थी उद्धव ठाकरे से। और संजय राउत का तो कहना था कि बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है, और ये सकारात्मक बातचीत हुई है का सिलसिला गुवाहाटी पहुंचने के बाद भी जारी था। लेकिन अचानक जब इनको लगा कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है, लगातार बागी होने वाले शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो या तो मुंबई से ही डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, या सूरत के जरिए चार्टर प्लेन से गुवाहाटी जाने की उनकी प्रक्रिया जारी है। और इनके करीबी, इनकी कैबिनेट में जो मंत्री थे, वो भी मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ करके असम की राजधानी पहुंच गए। यानी उद्धव ठाकरे का अपने ही विधायकों, अपनी ही पार्टी से नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लोग ना उनका सम्मान करने को तैयार थे, ना बाला साहब ठाकरे के जो मातोश्री का एक रिगार्ड हुआ करता था, साख हुआ करती थी, उसका सम्मान करने को तैयार थे। और इतने बड़े पैमाने पर 55 में से 40 एमएलए टूट जाएं, मंत्री भी चले जाएं, ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। इसका मतलब ये है कि नाराजगी बहुत बड़ी थी। पार्टी के विधायकों में गुस्सा भरा पड़ा था, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये आत्ममंथन करने का अब उद्धव ठाकरे को खूब मौका मिलेगा। और शायद उनको पता है, लेकिन कुछ लोग हैं, संजय राउत समेत, जो उनको तटस्थ रह करके, संतुलित रह करके, जो उनकी आत्मा कहती है उसके हिसाब से फैसले नहीं लेने दे रहे। 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो गलती की, संजय राउत के कहने पर या शरद पवार के उकसाने, भड़काने और कान भरने से और लालच देने से, वो गलती वो लगातार करते गए, और यहां तक नौबत आ गई कि जब उनका मुख्यमंत्री पद जाने वाला था, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे,
तो फिर उन्हीं की शरण में उनको जाना पड़ा था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको वो मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार एक तरीके से कोस रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। उनके हस्तक्षेप से ही इनकी विधान परिषद में एंट्री हुई और ये मुख्यमंत्री बने रह पाए। लेकिन उसके बाद फिर वही हाल रहा, उद्धव ठाकरे का भी, संजय राउत का भी। राज्यसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने इनको और एमवीए के दूसरे घटक दलों को पटखनी दी, विधान परिषद में भी दी, और ये सारी पटकथा इन दोनों चुनाव से पहले लिखी जा चुकी थी। बस ये देवेंद्र फडणवीस द्वारा कही गई बातों के संकेत नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए तो उद्धव ठाकरे को एहसास हो गया कि बाजी हाथ से फिसल रही है, उनके अपने एमएलए भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। और जो ये बात है, ये 21 जून की ही बताई जा रही है। उसी दिन काफी समय बाद, करीब-करीब 1 साल बाद, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में आमने-सामने पढ़ कर के बातचीत हुई और देवेंद्र फडणवीस ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए फ़ोन कॉल ख़त्म कर दी कि उद्धव ठाकरे साहब, बहुत देर हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।